गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैंने एक छोटा सा ग्राफ लिखा है, इसको इनकम्प्लीट ही किया हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है कि कंजम्पशन फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, कि किस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन और डिस्पोजेबल इनकम आपस में कनेक्ट हैं और ये राष्ट्रीय आय से भी कनेक्ट होते हैं। किस तरीके से वे तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है। अब चार्ट में हमने देखिए 3 बातों को लिखा है। पहले में राष्ट्रीय आय को लिखा है नेशनल इनकम, जिसको हमने वाई से डिनोट किया है। दूसरे में है डिस्पोजेबल इनकम, व्यय योग्य आय, जिसमें हमने लिखा है वाई डी इक्वल टू 0.9 वाई। ये 0.9 कहाँ से आया है, तो आप कहते हैं इसमें एक जगह, ये जहाँ से मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक फॉरेनर हैं, उनकी किताब से ये लिखा हुआ है हमने, जिसमें वो ये माने हैं, उन्होंने एक जगह कोट किया है, जिस कोट को हमने यहाँ लिखा है, इफ़ वी एज्यूम दैट डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज 90% ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के 90% को उन्होंने मान लिया है। ये फंक्शन लिखा है। और डिजायर्ड जो कंजम्पशन है, अपेक्षित या उपभोग को लिखा है, डिजायर्ड कंजम्पशन को। उसकी हिंदी मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ कह रहा हूँ। डिजायर्ड कंजम्पशन अभीष्ट शायद होगा। ये उपभोग को हमने लिखा है 100 + 0.8 वाई। आप जानते हैं कि C बराबर A + BY में A का मान दिया है 100, B का मान दिया है 0.8, ये लिखा हुआ है। YD का हमने ये जो नोटेशन इन्होंने लिखा हुआ है वो यहाँ लिख दिया है। तो इसमें 2 बात ध्यान रखिएगा, ये वाई नेशनल इनकम के लिए यूज़ किया गया है, ये डिस्पोजेबल इनकम के लिए यूज़ किया गया है। अब इसमें जो वाई का मान है ये $100 के रूप में दिया हुआ है। 100 से हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 90 YD। अब इस YD की वैल्यू उठा के इसमें रखिए C में, तो ये हो गया 100 + 0.8 × 90, तो ये हो गया 100 + 720, दशमलव लग गया, तो ये हो गया 17। तो ये C का मान हो गया 172। ये पहला कि जब हम YD को कैलकुलेट कर रहे हैं, YD को, तो ये आ रहा है 90, और C को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ गया 172। अब अगर इसी बेस पर हम जरा दूसरा निकालें, तो Y का मान आप ले लीजिए 1000, तो YD बराबर क्या हो जाएगा, 0.9 × 1000, ये हो गया 900, तो YD का मान हो गया 900। अब C का मान देखिए, C का मान 100 + 0.8 × YD का मान 900, तो ये हो गया 900, 7200, ये हो गया 720, तो ये हो गया 820, ये हो गया C का मान 820। तो YD का मान हो गया 900 और इसका मान हो गया 820। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू को, एक वैल्यू को रख करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको
वाई डी के जो डिफरेंट मान हैं उसमें y की वैल्यूज को अगर आप रखें तो आपको ये मिल जाएगा। और इस तरीके से हमको मिलता है 1800, 2700, ये हो गया आपका 3600, उसी तरीके से ये हो गया 820, ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उन लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है कि किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम में अगर y का मान हम नेशनल इनकम का मान रखते चले जाएं तो हमको ये फिगर समझ में आता है। मीन्स YD किस तरीके से नेशनल इनकम से कनेक्ट है और वो किस तरह से कंजम्पशन फंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है। अब इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक फार्मूले को भी दिया हुआ है। उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई, ये हो गया डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई डी इंटू डेल्टा वाई डी अपान डेल्टा वाई। ये एक फार्मूला है कि ये क्या हो गया, MPC, ये क्या है MPC, और ये क्या है, ये डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम दोनों का एक फ्रैक्शन है, अनुपात। ये दोनों MPC हैं कब, ये है डिस्पोजेबल इनकम की स्थिति में और ये है नेशनल इनकम की स्थिति में। तो अगर इस फार्मूले को आप देखें तो भी ये प्रूफ होता है। ये चार्ट, ये जो फार्मूला है, जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये डेल्टा सी अपन डेल्टा सी, माने इसको लिखने के लिए ये तरीका उन लोगों ने एडाप्ट किया है। अगर इससे भी हम चाहें तो ये चार्ट को प्रूफ करके देख सकते हैं कि किस किस तरीके से नेशनल इनकम डिस्पोजेबल इनकम से कनेक्ट है और वो कंजम्पशन फंक्शन में किस तरीके से जा सकता है। एक और ख़ास बात हम आपसे कहें कि आपके BA2 के लेवल पर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे कि कोई क्वेश्चन सवाल कि MPC का मान ये है, APC का मान ये है, आप इसे कैलकुलेट, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है आपसे। लेकिन आपको इसलिए जानना चाहिए कि आप कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे नहीं, तमाम सारी भ्रांतियाँ हैं कि इकोनॉमिक्स कठिन है या मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। बहरहाल वो आपका अपना इशू है, आप खुद उसे सोच सकते हैं। लेकिन मेरा अपना जो टारगेट है वो ये कि अगर कभी आप इसे न पढ़ें और कहीं आप इस तरीके का क्वेश्चन देखें तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हाँ ये सब तो हमने कभी सुना नहीं। मेरा पर्पज़ बस इसे बताने का इतना ही है। लेकिन अगर आप इसे थर्ड ईयर में लेते हैं तो आप थर्ड ईयर में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मेरा जो प्लान है इसको इस तरीके से पढ़ाने का वो दो तरफा है। एक तो शॉर्ट रन में कह लीजिए आपका BA2 है और लॉन्ग रन में BA3 है, और आप अगर इसको छोड़ देते हैं तो भी वो लॉन्ग रन का मामला बनेगा, वो सब आप ध्यान रखिएगा। एक दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि हम कभी भी जब भी पढ़ाते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने जो भी ग्राफ खींचे हैं, क्या वो ग्राफ अपने मन से खींचा है या उसका कोई ग्राउंड है। तो आप देखेंगे कि उसमें हर जगह मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स लिए गए हैं और उन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से उन्हें हम स्ट्रेट लाइन या कर्व खींचने की कोशिश करते हैं। मैंने किसी तरीके का टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं किया है खींचते समय, मैंने फ्री हैंड उसे खींच दिया है। लेकिन सबके अपने एग्जाम्पल्स हैं, सबकी अपनी मैथमेटिक्स है जिनके माध्यम से हम उन्हें खींचते हैं। इसको भी आप, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आप याद रखिएगा। अब इसी क्रम में मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा है आय करोड़ों रुपए में
इसको हमने y कह दिया, ये c है। उपभोग APC और MPC 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 और 1500, 950, 1040, 1120, 1190, 1250 और 1300। मैंने जो ये एग्जाम्पल लिखा है, ये आप अपनी कोई भी किताब रखे होंगे सब में दिया हुआ होगा। इसमें y और c को लिख लिया है और APC और MPC को निकाला है। क्यों निकाला है तो आप कह सकते हैं APC इक्वल टू C अपन y और MPC इक्वल टू डेल्टा C अपन y। डेल्टा का मतलब आप निकाल ही लिए हैं, कह ही चुके हैं। ग्रीक वर्ड डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, परिवर्तन को दिखाता है। तो C और y ये है तो APC का मान आप निकाल सकते हैं। APC निकाल लिया C अपन y। C का मान आप देखिए लिख लीजिए 950 और y का मान है आपका 1000। तो APC का मान क्या आ गया 0.950, ये वाला। उसी तरीके से MPC, तो MPC को आप निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि MPC का मतलब होता है चेंज इन, यानी हमने कोई चेंज नहीं किया है अभी। चेंज तो हम यहाँ हैं तब किए हैं, तो ये दोनों हो गया। तो ये दोनों हो गया, इसका मतलब है कि इसके सामने अगर आप लिखते हैं तब आप MPC को निकालेंगे। एक में आप MPC को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए MPC की जगह पे यहाँ पे खाली रखी गई है, कुछ नहीं रखा गया है, छोड़ दिया गया है। अब अगर हम आय में परिवर्तन करें 1000 से 1100 हो जाए तो ये हो गया डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब बाद की आय माइनस पहले की आय, तो ये हो गया आपका 1100 माइनस 1000, तो ये हो गया 100। डेल्टा वाई हो गया। सिमिलरली डेल्टा सी, C2 माइनस C1, बाद का उपभोग माइनस पहले का उपभोग। इस स्थिति में उपभोग क्या है 1040, तो ये हो गया 1040, ये हो गया 950, तो ये हो गया 90। तो डेल्टा C का मान हो गया 90। तो आप MPC क्या लिख सकते हैं डेल्टा C अपन डेल्टा वाई। डेल्टा C अपन डेल्टा वाई का मतलब हो गया 90, ये हो गया 100, तो ये हो गया 0.90, ये हो गया 0.90 या 0.9, जो चाहे आप कह लें। अब आप देखिए कि MPC की जो वैल्यू है वो 1 से कम ही है, 1 से कम ही है, लेकिन क्या है पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। यानी कि MPC की जो व्यवहारिक सीमा है वो आपके चार्ट से भी प्रूफ हो रही है। आप इसे भी ज़रा ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जो APC है, APC ये भी आप देख रहे हैं, APC भी 1 से कम है, 1 से कम है। तो मेरे इस चार्ट को बताने का सीधा मतलब बस इतना था कि जो कुछ भी आपने खींचा हुआ है APC, MPC, जो कुछ भी आपने इसके लिमिट को जहाँ जहाँ भी आपने देखा कि APC APS इक्वल टू 1, MPC MPS इक्वल टू 1, क्या वो होता है या नहीं, उसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल एक एग्जाम्पल लेकर के आप प्रूफ कर सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम में भी चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपको याद हो जाए तो।
लेकिन अगर आपके किताब में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको एग्जाम्पल याद नहीं होता है तो आप प्लीज़ कभी भी इससे ये मत डरिएगा कि इसको अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको याद रहेगा तो लिखिएगा, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं। मैंने इसको किताब से देख के लिखा है, कहीं से अलग कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसको प्रूफ आप अगर अपनी किताब देख के लिखते हैं अपने चार्ट को तो आप अपने फार्मूले से इसे प्रूफ कर लीजिएगा। एक मैंने प्रूफ किया है, बाकी चीज़ों को भी आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब अगर हम कंजम्पशन फंक्शन में विथ एंड विदाउट टाइम लैग, समय पश्चता को अगर हम ध्यान में रखें और ऐसे हमने लिख दिया c = y, तो हमने यहाँ अगर ये लिख दिया t, तो t का मतलब होता है ईयर को बताता है, समय को बताता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे भी कभी कभी लिखा मिलेगा yt-1। तो अगर हम t को मान लें 2020 तो t-1 क्या हो जाएगा 2019। तो अगर हम इस दोनों तरफ एक ही समय को ले लें t को, तो हम t लिख भी सकते हैं और चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं c इज़ द फंक्शन ऑफ y, क्योंकि वो माना जाएगा कि t अंडरस्टूड है। आप लिखें चाहे ना लिखें, वो माना जाएगा कि दोनों का जो समयावधि है वो एक ही है। और अगर हमने समयावधि को लिख दिया है एक t-1, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वर्तमान उपभोग वर्तमान आय का फलन है, पहली बात। दूसरा, लेकिन अगर यहाँ पढ़ना हो तो उसे कैसे पढ़ेंगे? वर्तमान उपभोग पिछले वर्ष की आय का फलन है, यानी गत वर्ष की आय का फलन है। इसके तमाम इंटरप्रिटेशन आपको अपने मॉडल्स में देखने को मिलेंगे। जब आप आगे की तरफ पढ़ेंगे या आगे आप उसको देखेंगे तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आएंगी। इसलिए ये दो बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में और हम कोई चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। आप आगे जाएंगे आगे की कक्षाओं में तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और एक बात और जो मुझे समझ में आ रही है कि जब हम स्टैटिक थियरी की चर्चा करते हैं तो एक ही समय की चर्चा करते हैं, यानी टी की, और ये t-1 तो वो कहीं ना कहीं डायनामिक के भी पोर्शन में जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम एक दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ चल रहे हैं कि कौन कौन सी वे स्थितियां हैं जो हमारे उपभोग की इच्छाओं को परिवर्तित करती हैं, यानी कह सकते हैं आप उपभोग की इच्छा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो दो तरीके की उपभोग की इच्छा को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला जो फैक्टर है जिसको आप कहते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स, दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो प्रोफेसर कीन्स का ये कहना है कि जो हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो मनुष्य की इच्छाओं को परिवर्तित करते हैं, जिनसे उपभोग की प्रवृत्तियां प्रभावित होती हैं, जिसमें हम कह सकते ये अल्पकाल में चूँकि स्थिर होते हैं, दीर्घकाल में इसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। जैसे धन तथा संपत्ति को बढ़ाने की इच्छा, जैसे कोई मनुष्य है वो धनी होना चाहता है,
क्यों धनी होना चाहता? तो उसके तमाम सारे कारण हैं। वो अपनी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखता है, समाज में अपना स्टेटस बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो अपने पास धन और संपत्ति की इच्छा को वो उसको देखता है, सोचता है, उसके बारे में बढ़ाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से बीमारी हो गई कि भविष्य में हम बीमार होंगे तो हमारे पास पैसे होंगे कि नहीं, दुर्घटना हो गई तो पैसे होंगे कि नहीं, और अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका डर आपको सता रहा हो, वो सारी चीज़ें जो आपके पूरी तरीके से माइंड को डिस्टर्ब करके रख दें, तो उनको किन्स ने कह दिया कि ये फैक्टर्स साइकोलॉजिकल हैं जो हमारे उपभोग की प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ दूसरे तरीके के कारण हैं जो हमारे उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा और हम लिख दें, मनोवैज्ञानिक तत्व या कारक। दूसरी तरफ मैंने कहा कि जो इसके ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के उपभोग की इच्छा को प्रभावित करते हैं, उसमें है एक है आय कि यानी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिया हुआ है, पहला। दूसरा दिया हुआ है कि ब्याज की दर किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि ब्याज की दर भी अपने आप में हमारे उपभोग की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। तीसरी जो स्थिति है कि अचानक हमको कहीं से लाभ हो जाए या अचानक कहीं से नुकसान हो जाए, आकस्मिक लाभ और हानि है। चौथा है ड्यूजनबरी का अप्रोच। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं जो हमारे उपभोग की प्रवृत्तियों को निर्धारित करते हैं। इनका डिटेल आपकी किताब में है, आप उससे देख लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी और बात कर लें बाह्य कारणों में। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ब्याज की दर। आप जानते हैं कि हम और आप बचत करते हैं। बचत क्यों करते हैं? तो आपने कहा कि हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, हम अपने भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हैं, इसलिए भी हम बचत करते हैं। तो अगर सरकार की ऐसी नीति आए जिसमें ब्याज की दर बढ़ जाए तो आप क्या करते हैं? इनकम और कंजम्पशन। इनकम के दो कंजम्पशन और सेविंग। और सेविंग आप ऑलरेडी कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव फंक्शन होता है। मीन्स ये कि अगर ब्याज की दर बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश करते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं y=c+s। तो अगर ये बढ़ेगा तो पक्का है ये घटेगा, क्योंकि दोनों का योग कांस्टेंट होगा, आइडेंटिटी होगा। ऑलरेडी आप पहले से कह चुके हैं। तो अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो सेविंग बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन घट जाएगा, यानी उपभोग की प्रवृत्ति घट जाएगी। ये इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियलिस्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और सरकारों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं अगर आप इसे देखना चाहें। पर्पज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट में ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पहली इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी, जो इसमें ड्यूजनबरी का दृष्टिकोण है, एक नाम है ड्यूजनबरी, एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी बात को रखा कि व्यक्ति या समाज किस तरीके से एक दूसरे की नकल, व्यक्ति या समाज किस तरह से एक दूसरे की नकल करने का प्रयास करते हैं। अब जो एक और बात मैं यहाँ जाने से पहले एक बात आपको श्योर करूँ कि BA2 के लेवल पर आपका जो यूनिट है उसका नाम है उपभोग फलन, लेकिन जैसे आप BA3 में जाएंगे तो आपका जो यूनिट लिखा गया वो लिखा है थियरीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यानी उपभोग फलन के सिद्धांत। सिद्धांत आपको इस साल नहीं पढ़ना है, BA2 में नहीं पढ़ना, वो आपको BA3 में पढ़ना है। तो सिद्धांत जो है थियरीज की अगर हम बात कर लें तो 4 तरीके की थियरीज का जिक्र किया जाता है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थियरी, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थियरी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थियरी और लास्ट
परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थियरी। ये 4 तरीके की थियरीज बीए थर्ड ईयर के कोर्स में हम लोगों के यहाँ रखी गई हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थियरी ये दिया था प्रोफेसर ड्यूजनबरी ने, जहाँ से ये बात हम आपको कहने जा रहे हैं। ड्यूजनबरी कहते हैं कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ के लोगों की नकल करने का प्रयास करता है। क्यों? तो वो कहते हैं वो इसलिए प्रयास करता है कि वो उसके मन में तमाम सारी इच्छाएं होती हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ये कर लेता, या जो भी 2 पहिया है तो 4 पहिया कर लेता, 4 पहिया कर है तो उससे बेहतर अपनी व्यवस्था कर लेता। तो कहते हैं कि उसके मन में तो तमाम तरीके की इच्छाएं रहती हैं, लेकिन चूंकि उसकी इनकम लिमिटेड रहती है इसलिए वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। कहते हैं ड्यूजनबरी कि अगर ऑल ऑफ सडन उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो अपने उपभोग को तुरंत बढ़ा देता है। जैसे कोई आदमी है जहाँ कहीं रहता है, उसके मोहल्ले में सबके पास अगर 4 पहिया है, उसके पास 2 पहिया है, तो वो सोचता है कि हे भगवान, कभी भी अगर हमारे पास पैसा होता तो हम सबसे पहले 4 पहिया खरीद लेते। और आप देखें, थोड़ा सा देखें, अगर वो बहुत रेशनल तरीके का नहीं है तो जैसे ही इनकम बढ़ती है फटाफट उसका कंजम्पशन बढ़ता है। यानी सबसे पहले तो वो और लोगों के समान ही अपने आप को महसूस करवाना चाहता है। वो ये सोच कहता है कि सबसे पहले तो हम अपना स्टेटस मेंटेन करेंगे, क्योंकि सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ड्यूजनबरी ने कहा कि यह एक तरीके का प्रभाव है, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किए हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रदर्शनकारी प्रभाव। प्रदर्शन का मतलब दिखावा, यानी उनको दिखाने के लिए वो क्या करता है, अपने कंजम्पशन को बढ़ा लेता है। कब? जब उसके पास पैसा हो जाए तब। पहली बात, यानी कि अगर ऑल ऑफ सडन किन्हीं भी वजहों से उसके पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले समाज के लोगों की वो नकल करने का प्रयास करता है, जैसे वो लोग हैं वैसे हम भी रहेंगे, ऐसा वो सोचता है, जिसको ड्यूजनबरी ने कहा प्रदर्शनकारी प्रभाव। इस स्थिति में होता क्या है, कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन एक दूसरा भी प्रभाव जन्म लेता है। ड्यूजनबरी कहते हैं कि अगर उसके पास ये आय की वृद्धि अस्थायी नहीं है, यानी किन्हीं कारणों बस अगर उसकी आय घट जाती है तो भी उसका जो कंजम्पशन लेवल है वो पुराने वाले लेवल पर नहीं पहुंचता, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। उसको वो कहते हैं रेचेट इफेक्ट। इसकी हिंदी लिखी गई है अनिवर्ती प्रभाव। तो कहते हैं कि उसका कंजम्पशन घटता तो है, लेकिन पहले की तुलना में, यानी पुराने लेवल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में उसका कंजम्पशन डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं हम चित्र की बात तो इसके नहीं कर रहा कि इस तरीके से दिखाया गया, लेकिन ड्यूजनबरी कहते हैं उसका एक जो कंजम्पशन की एक रेखा है वो टोटली शिफ्ट हो जाती है अपवर्ड राइजिंग, यानी पूरा का पूरा कंजम्पशन लेवल ही उसका चेंज हो जाता है। तो 2 प्रकार के प्रभावों की चर्चा ड्यूजनबरी ने की थी, जिसके आधार पर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से व्यक्ति के उपभोग की इच्छाएं परिवर्तित होती हैं समाज के लोगों को देख करके जहाँ पे वो रहता है। इसके अलावा बहुत सारे वस्तुओं के मूल्य स्तर भी इसको प्रभावित करते हैं, उपभोग की प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। अब मैं इस पर डिटेल चर्चा आप अपनी किताब से देख लीजिएगा। अब मैं इसके महत्व की चर्चा करूं। महत्व की, उपभोग का महत्व, इसके महत्व की चर्चा आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। थियरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ से ओरिजिनेट होता है, नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन की हम चर्चा करते हैं, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर, किस तरीके से हम इसके इम्पॉर्टेंस को वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपके BA2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक फार्मूला है मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर एक वर्ड है, आपको पढ़ना है। मल्टीप्लायर का ये सूत्र है जिसको हम गुणक लिख रहे हैं। डेल्टा वाई क्या है, आय में परिवर्तन, के है आपका गुणक, और डेल्टा आई है निवेश में परिवर्तन। ये निवेश कैसा निवेश है? ये निवेश वो निवेश है जिसे सरकार करती है, जिसे स्वायत्त निवेश कहते हैं। निवेश आपका एक चैप्टर है, हम वहाँ जब चलेंगे तो हम इसका जिक्र भी करेंगे, ये भी आपको पढ़ना है।
जो k है, ये k का फार्मूला ऐसे मिलता है 1/1 माइनस MPC। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर MPC की हम लिमिट को निकालते हैं तो k की लिमिट आपको समझ में आती है। k और MPC एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। MPC की वैल्यू को उठा के रखेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे ही k की वैल्यू निकलेगी तो k का मान अगर मैक्सिमाइज हो जाए और इसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। यानी MPC की अगर मैक्सिमम वैल्यू हम 1 मान लें, जो थियोरेटिकल लिमिट है, बिहेवियरल नहीं, थियोरेटिकल, तो MPC का मान 1 मानेंगे तो ये k का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जैसे ही डेल्टा y को देखेंगे तो इनफाइनाइट। इसकी हिंदी क्या बनेगी, इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसे करते हैं कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो राष्ट्रीय आय अनंत होगी। इसका मतलब कि इस प्रक्रिया के माध्यम से कभी भी राष्ट्रीय आय कम नहीं होगी, ये लगातार इसमें परिवर्तन आते रहेंगे अनंत काल तक। जबकि आप कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, इसमें लिमिट लगती है, इसीलिए इसके बिहेवियरल लिमिट के ही माध्यम से हम k की बिहेवियरल लिमिट भी निकाल सकते हैं। जब आप मल्टीप्लायर की तरफ हम आपको ले चलेंगे तो हम वहाँ इसका डिटेल और चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी में आध्यात्म के बारे में अगर सोचें, थोड़ा सा आध्यात्म के बारे में, संतोषम परम सुखम की अवधारणा को ले लें तो हमको वहाँ से भी उपभोग का महत्व दिखाई देता है कि मिनिमम वो चीज़ें जिनके आधार पर यानी जिनके माध्यम से हमारी ज़िंदगी चलती है, उनमें भी हम अपना मिनिमम कुछ ऐसा अपने खर्चे को बनाए रखते हैं जिससे हम अपने आप को बेहतर रख सकें। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की चर्चा करें, यानी इसी कॉन्टेक्स्ट को डेवलप्ड कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं, तो भी हमको ये समझ में आता है कि उपभोग किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है। इसमें बहुत सारी बातें कहने को हैं, मेरे दिमाग में भी अभी भी हैं, लेकिन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे बहुत कुछ और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसके अलावा और सारी चीज़ें जो कहीं कुछ आपको चीज़ें दिखती हैं, हमारे क्लासेस जब स्टार्ट होते हैं तो आप जब चाहें हमसे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और इससे संबंधित मैटर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा आपके कंटेंट के माध्यम से। इसके अलावा इस चैप्टर में अभी हम हमारे हिसाब से और कुछ चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही थी, जहाँ जहाँ से मुझे मैक्सिमम मिल सका है मैंने उसे देखने का प्रयास किया है। कुछ भी और मिलता है तो आपके नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम उसे शेयर करते हैं।